reason? Sai Ram beta, Sai Ram Kartik. Yes, as we were discussing, 9th chapter we have started, right? So that we will continue. Some basic concepts as already we have discussed, but let's watch a video for that and then we will start doing exercise, questions of exercise. Okay, I am presenting my screen. Is it visible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. Okay. चैप्टर नंबर 9 जो है उसके नाम से क्लियर होता है. Is it audible also? मैम धीरे आवाज आ रही है. मैम आवाज बहुत लो है. ये इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, देखते हैं. अगर हम बात करें तो उसको बहुत पहले ही इन्वेंट कर लिया अभी? गया था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में इसकी जरूरत मैम अब ठीक है. एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज करते हैं. अब एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज कहाँ करते हैं ये हमको क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर देखें आप तो अर्थ से अगर किसी प्लैनेट तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है या फिर स्टार है इतने सारे, तो अर्थ से किसी स्टार तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वहां पर एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं ताकि वो ये चीज जान सके कि अर्थ से किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट की डिस्टेंस कितनी है या फिर किसी स्टार तक की डिस्टेंस कितनी है. तो वहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे. इसके अलावा ज्योग्राफी में भी जो मैप्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. तो अगर इसके अलावा हम देखें तो चैप्टर 9 में आप क्या पढ़ेंगे. चैप्टर 9 में रियल वर्ल्ड सिनारियो में आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं आप ये जानेंगे. मींस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और रियल वर्ल्ड में आप किस तरह की कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो वहां पर ये आप जानेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो जानने होंगे. अगर वो पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं तो चैप्टर 9 आपको अच्छी तरह से क्लियर. Yes, the terms which already we have discussed yesterday, है ना, line of sight, angle of depression, angle of elevation, this type of distance between two points. और इसके अलावा अगर देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर 9 हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन पर बेस्ड है. तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, देन हम चैप्टर 9 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो यहाँ पर 5 पॉइंट हैं जो अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट. तो इसका क्या मतलब होता है. तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था, कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया था, वैसे यहाँ पर हम फिर से उसी का एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपर का पॉइंट अगर उसको आप देखते हैं, मींस नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ देखें, तो जो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होती है, मींस जिस तरह से आप देखते हैं यहाँ से आप देख रहे हैं इस पॉइंट को, तो ये जो लाइन होती है ये होती है लाइन ऑफ साइट. इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हैं और इसका जो बेस है किसका, कुतुब मीनार का, वहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये जो हाइट है इसकी ये हो जाएगी इसकी वर्टिकल लाइन. और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो क्योंकि आप यहाँ नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट. अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ नीचे खड़े हुए हैं और कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसको अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जिस तरह से आप देखते हैं उससे एक लाइन ड्रॉ होती है यहाँ पर, तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ साइट. इसके अलावा जो कुतुब मीनार का सबसे बेस पॉइंट है और जहां से आप देख रहे हैं वो पॉइंट, उस पॉइंट से हम जब ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. और जो इस कुतुब मीनार की हाइट होगी वो हो जाएगी हमारी वर्टिकल हाइट या वर्टिकल लाइन. इसके अलावा जो आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. देन लाइन ऑफ साइट आपको क्लियर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्लियर हो गया और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्लियर हो गया. देन एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये 2 पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे. अब सपोज करिए कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और यहाँ से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपकी बॉल पड़ी हुई,
मीन्स अगर सपोज करिए कि आप यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं घर में या फिर जो भी है, तो बॉल आपके यहाँ से आती है और यहाँ पर गिरती है। देखते होंगे ना तुम लोग भी ऐसे, कहाँ गई अगर बॉल। आप यहाँ बालकनी से नीचे जो बॉल पड़ी हुई है उसको देखते हैं, तो यहाँ से देखें ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। मीन्स जब आप देखते हैं किसी चीज को, तो देखते हैं तो उस तरह से एक लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये नीचे बॉल पड़ी हुई है, तो आप बॉल को देख रहे हैं, मीन्स ये भी क्या हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। So have you observed children की line of sight generally it is working as इसको हम ट्राइंगल के सेंस में क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। यस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब आप अगर देखें तो ये एंगल किसके साथ बनेगा, यहाँ पर तो क्या हुआ था कि यहाँ पे आप नीचे खड़े हुए थे, मीन्स आपको बेस मिल रहा था, तो बेस मिल रहा था तो मीन्स उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी के लेवल की एक और लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये लाइन कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन ये किस कंडीशन में, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब ये यहाँ से ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे आईज के साथ जो एक सीधी लाइन है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी चीज देखते हैं तो हमारी आईज के साथ भी एक लाइन ड्रॉ होती है ना, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये देखो ये लाइन और ये वाली जो बेस पे लाइन बन रही है, क्योंकि ये क्या है, जो भी टावर है, मीनार है, ये सीधी खड़ी होगी, ऑलवेज वी थिंक लाइक दैट कि ये परपेंडिकुलर ही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इन दो लाइन के बीच में, मतलब ये दोनों लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लेवल और ये जो बेस लाइन है, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो ये जो हाइपोटेनियस है इट विल वर्क एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होगा तो बेटा ये वाला एंगल जहां मेरा कर्सर चल रहा है, दिख रहा है सबको, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और ये इधर नीचे जहां बॉल है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, बोथ आर व्हिच टाइप ऑफ एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, ये राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, देन वी कंसीडर दिस फिगर, और इसी को ही हम लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, क्योंकि हम ऊपर खड़े होकर नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली वो एंगल बन कर रहा है यहाँ पर। इज द कर्सर इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. तो ये एंगल एक्चुअली बनता रहा है यहाँ, लेकिन हम लेते कहाँ हैं इसको, इधर। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दीज विल बी इक्वल। सो यहाँ पर लेते हैं हम ट्राइंगल को। नहीं तो किसी को कंफ्यूजन हो कि मैडम एंगल ऑफ एलिवेशन को भी आपने ट्राइंगल में यही ड्रॉ किया और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली बनता रहा है बेटा, यहाँ बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। लेकिन क्योंकि ये फिर पैरेलल लाइंस है और ये हाइपोटेनियस किसके जैसा काम करेगा, किसके जैसा काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इसलिए दीज एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम थीटा कहाँ लेते हैं, यहाँ पर। लेकिन इस वक्त में ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, और फर्स्ट वाले इसमें क्या था, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। यस। होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तब आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ होता है, और उसके साथ जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ बन रही थी, मींस उसको बेस मिल गया था हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ये एंगल बनता। अब लाइन ऑफ साइट ये है, मींस आप ऊपर से देखें तो ऊपर हमारे पास बेस होना चाहिए, जब आप नीचे से देखेंगे तो नीचे बेस, ऊपर देखेंगे ऊपर से बेस, मींस ये क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से ये तो अब ये देखना, ये ट्राइंगल के अंदर नहीं, ट्राइंगल के बाहर ऊपर बन रहा है, और नीचे ट्राइंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस आपको क्लियरली ये हो ही गया होगा कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं अलग अलग, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है लाइन ऑफ, यस, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस,
यस Yes, चिल्ड्रन, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट मैंने सोचा और अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Yes. What is the first question? Simone, read the first question of the exercise, beta. Yes, ma'am. A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched on the tide from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. Yes. Now see, a circus artist is climbing a 20 meter long rope, है ना। अब रोप पे चढ़ेगा, मान लो यहाँ पर है, यहाँ से ये PA, is it visible to you children? है ना, यहाँ से चढ़ रहा है तो इस रोप की लेंथ कितनी है? 20। मतलब अभी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि जनरली हम थीटा इधर ही ले रहे हैं, तो अभी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, या हाइट है सिंपली, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. अच्छा, sorry, I did not read the complete question. Wait, हाँ, उसको टाइट किया एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, एक पोल है बेटा, ये PA इज अ पोल। PA क्या है? पोल है, क्योंकि पोल सीधा खड़ा रहेगा और रस्सी जब भी बंधेगी वो ऐसी हाइपोटेनियस के फॉर्म में बंधेगी। यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात बेटा? yes, ma'am. कौन सा है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, पोल से अगर हम किसी से, जब भी हमें कहीं कोई रस्सी बांधनी होगी या टेंट वगैरह लगे हुए देखे होंगे तुमने, तो रस्सी जब बांधेंगे तो ऊपर कोई सपोर्ट चाहिए और नीचे ग्राउंड पे उसको बांधने को कोई सपोर्ट चाहिए। तो एम आई विजिबल? माय हैंड इज विजिबल टू यू? दिख रहा है मेरा हाथ? Yes, ma'am. तो ये हो गया पोल, और इससे रस्सी बांधेंगे तो ये टॉप ऑफ द पोल से यहाँ पर ऐसे रस्सी बंधेगी और नीचे ऐसे ग्राउंड तक जाएगी, राइट? तो ये होगा क्या बेटा? इस तरह से हमको राइट ट्रायंगल मिलेगा। तो मतलब लेंथ ऑफ द रोप तुम्हारे लिए क्या हो गई इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप? हाइपोटेन्यूज। और हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई? परपेंडिकुलर, है ना। और हमको फाइंड और क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ द पोल। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मतलब है, तो अब बताओ कौन सा ये लोगे तुम? साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। ये समझ में आ जाए और फिगर ड्रॉ करते आ जाए। तो सबसे पहला काम तो है फिगर ड्रॉ करते आए क्वेश्चन को पढ़ के। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमने फिगर ड्रॉ कर लिया एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स वॉच इट। यहाँ पर जो सर्कस आर्टिस्ट है उसको क्लाइंब करना है कितनी मीटर लॉन्ग रोप? 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करना है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पर ये जो वर्टिकल पोल है इसका टॉप पे P, तो इस P पॉइंट और यहाँ पर जो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है वहां पर इसको टाइटली स्ट्रेच्ड करके टाइट कर दिया एक पॉइंट। तो यहाँ तो सिंपली एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। यू कैन गिव एनी वन ऑफ द नेम, ABC भी दे सकते हैं। स्ट्रेच करके इसको यहाँ पर टाइप कर दिया। देन अब यहाँ पर आप देखें और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मींस ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं h। ना भी करो तो भी चलेगा। तुम इसको जो अगर ABC नाम दिया है या यहाँ पर AP नाम दिया है, तो इफ यू आर गिविंग नेम इट AP देन आल्सो इट इज ओके। अगर H लेते हो तो भी ठीक है, नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप AP को AP ही लिख सकते हो, बट टेक द कैपिटल लेटर्स ऑलवेज फॉर नेमिंग द सर्कल, सॉरी ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। अब ये फिगर कैसे बनाएंगे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम? वी विल ज्वाइन C to A। जैसे C और A को ज्वाइन करेंगे तो हियर वी आर गेटिंग अ राइट ट्रायंगल।
मीटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रोप है इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, 20 मीटर। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो रोप है, मीन्स ये पीसी या आपकी रोप है, अगर रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो मीन्स यहाँ पर ये तो रोप है, हम ग्राउंड को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बताओ। ये हमारा पूरा डायग्राम है, और यहाँ पर आप देखिए, नाउ हियर फिगर इज कंप्लीटेड, यू कैन सी हाइट ऑफ पोल मतलब पीए हमको फाइंड करना है, एंड लेंथ ऑफ रोप इज गिवन, मींस हियर नाउ वी आर हैविंग हाइपोटेनियस, एंड अगर थीटा हमने क्योंकि यहाँ लिया है तो ये पीए हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइट हो गई यहाँ पर परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ रोप हो गई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन में और कोसेक। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, क्योंकि साइन कॉस टेन के ही बाकी तीनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी रेशियोज लेते हैं तो साइन कॉस टेन को ही लेते हैं, है ना। रेयरली कभी ऐसा होता है कि वी यूज कोसेक सेक एंड कॉट, क्योंकि हम कोई भी रेशियो हालांकि ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं तो हम कोसेक भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप कोसेक से भी करके देखोगे तभी भी आंसर वही आएगा। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फिगर ड्रॉ कर लिया तो उसमें वन थिंग गिवन है और वन हमको या तो फाइंड करनी है, तो उस तरह से जिन दो चीजों से हमें मतलब है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। अब ये जो बच्चे आज एब्सेंट होंगे ना, इनकी ये बेसिक चीजें छूट जाएंगी। बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग को अटेंड करना, जो स्टार्टिंग अटेंड कर लेता है ना वो आगे के क्वेश्चन भी कर सकता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमको गिवन है और हाइट मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो नाउ वी विल टेक साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री। बस, तो बस इसको फिर सॉल्व कर लेंगे आगे। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। तो you will write in triangle if you have given the same name APC, तो you will write in right triangle। जब भी ये लिखो तो ये वर्ड जरूर से लिखना है, in right triangle APC। अब कौन सा रेशियो ले रहे हैं हम, साइन, तो साइन थीटा, थीटा लिखना पहले, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC। मैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर नाम बता रही हूँ तुम्हें, AP अपॉन PC, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखना, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। देन इन नेक्स्ट स्टेप साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, AP को चाहे तो AP ही रहने दो, अगर तुम्हें H एज्यूम करना है तो तुम H भी रख सकते हो, तो H अपॉन 20। और अब नेक्स्ट स्टेप में साइन 30 की वैल्यू रख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, H अपॉन 20। अब इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर सॉल्व करो, इसको कर सकते हैं, इसको और इसको, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा कि ये रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो यहाँ पर सबसे हाँ, और ये लिख भी लेना इसमें कि तुमने किसको क्या माना है। जैसे तुमने नाम अगर इसको ABC दिया होगा तो यू शुड राइट लेट द वर्टिकल पोल बी AB, है ना, और उसका पॉइंट से डिस्टेंस या लेंथ ऑफ रोप जो भी तुमने नाम दिया हो, AC मींस व्हाटएवर नेम यू हैव गिवन अकॉर्डिंग टू दैट दिस स्टेटमेंट यू शुड राइट। एंड वन मोर थिंग, बी अवेयर अबाउट द यूनिट। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा तुम लोगों को, इन क्वेश्चंस में भी यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप किस में गिवन है, मीटर में, तो हाइट ऑफ पोल भी हम किस में लेंगे, मीटर में ही फाइंड करेंगे। ओके, जब तक कि क्वेश्चन में कोई अलग से नहीं दिया हो। यहाँ पर देखिए हमको क्या गिवन है, PA हमको फाइंड करना है, गिवन क्या है PC। तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका। इतना डिटेल में मैं नहीं बता रही तुम्हें, मैंने क्योंकि ऑलरेडी समझा दिया है तुम्हें। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देती हूँ वीडियो को। इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? Yes, ma'am.
यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब आगे का देख लेते हैं ना। देखो अब ये लेंथ ऑफ हो गया, अब फिर होगा वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20, तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लो कितनी आई h की वैल्यू। 10 व्हाट इज 10? meter. 10 मीटर। तो जहां तुमने लिख लिया h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो उसमें आगे फिर ये लिखते जाना, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन। ये h Height. क्या है? हाइट किसकी? किसकी? पोल। तो ये लिखना लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर या इज 10 मीटर। ये पूरा लिखोगे तो तुम्हारा फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था? नो No, मैम। ma'am. No, हाँ, ma'am. बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। कार्तिकेय, you read the second question. Karthikeya. Yes, ma'am. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. अब देखो बेटा, एक पेड़ है इस तरह से, अगेन माय हैंड इज विजिबल, आई एम Yes, माय ma'am. पाम। यस मैम। मान लो ये पूरा पेड़ है, अब ड्यू टू स्टॉर्म क्या हुआ, वो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से टूट गया तो जाके कहाँ टच होगा? वो नीचे जमीन पे टच होगा। तो इट विल फॉर्म किस तरह से आएगा? एक ही ऐसी ये वर्टिकल लाइन जो है, ये पूरा पेड़ यहाँ पर है और समझो यहाँ से टूट गया तो ब्रोकन पार्ट आके नीचे आएगा। तो मैं 7th में भी याद होगा इस तरह का क्वेश्चन था, वहां पे सिर्फ थीटा वगैरह नहीं था, बट द क्वेश्चन यू हैड देयर। ओके, सो नाउ लेट्स वॉच इट। क्या है यहाँ पर? एक ट्री टूट गया है ना, और वो टूट के कहाँ पे गिरा है? उसका ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब इसको ध्यान से समझो, ये ए बी अगर ये है पार्ट क्या है? ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है वो है, और ए से ट्री टूट के कहाँ आ गया? इधर कहीं आके गिरा है किसी पॉइंट पे, ठीक है? तो ये ट्राइंगल बन जाएगा तुम्हारा ABC। अच्छा, यहाँ पर नाम अलग है कि यहाँ से गिरा है, तो पॉइंट C जो है उसको अलग नाम दे दो तुम इधर। यू शुड शो लाइक दिस कि यहाँ तक पूरा ट्री है, AB पूरा ट्री है, और AB से टूट के कहाँ, C पॉइंट से वो टूट के नीचे गिरा है जमीन पे। तो जमीन पे ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसको A डैश दे दो चाहे D दे दो, एक ही जैसे नाम मत दिया करो। आई विल सजेस्ट यू, जैसे यहाँ पे A डैश दिया है, यू शुड नॉट गिव नेम्स लाइक दिस, हमेशा यूज डिफरेंट अल्फाबेट्स। 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास में, है ना? तो इसलिए डोंट यूज दिस टाइप ऑफ, क्योंकि डैश वैश लगाने से बहुत दिक्कत होती है। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉपी चेकर को चेक करने में डैश वैश और सब क्लियरली दिखना चाहिए, तो कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, तो सेम अल्फाबेट का यूज कभी मत करना बेटा। यू कैन नेम इट एज डी। तो अब ये मैं इसको डी नाम दे रही हूँ, तो इन ट्राइंगल DCB ये बन गया तुम्हारा राइट ट्राइंगल, ये है थीटा 30 डिग्री। अब क्या है क्वेश्चन, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ये फुट ऑफ द ट्री कहाँ है? ये रहा B पॉइंट है, फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप कहाँ पे टच कर रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग? A डैश पे, या तुमने D नाम दिया है तो D पर, है ना? इज 8 मीटर। तो क्या समझ में आया तुमको, कौन सा डिस्टेंस 8 मीटर है? BD। BD है, सोचकर बोलना। यस मैम, BD है। Okay. How many of you are agree with this answer that it is BD? ये A dash नहीं है, मैंने यहाँ पे D नाम दिया है, and your classmates are saying that BD is 8.
जल्दी बताओ कितने बच्चे थे? Yes, ma'am. अच्छा, ma'am. तो base is given to you and you need to find height of the tree. अब height of the tree निकालना है बेटा, तो it means you need to find AB. ये AB पूरा फाइंड करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, अब AB फाइंड करते हैं तो पहले तो ट्राइंगल में लगाते हैं हम। देन ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये स्ट्रेट है और ग्राउंड भी स्ट्रेट है। देन यहाँ पर आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द। अच्छा, अब बताओ जहां पर भी इस ट्राइंगल में मतलब हमको AB तो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे BC वाला पार्ट हमको चाहिए। व्हाट इज BC फॉर दिस ट्राइंगल BCD? Perpendicular. And what is BD? Base. बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दो चीजों से हमें मतलब है। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल यू टेक? 10-30। तो क्वेश्चन इसमें हो जाएगा 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? BC अपॉन BD, और 10-30 की वैल्यू रख दो एंड सॉल्व इट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? point where the top touches the ground is 8 meter. मीन्स ट्री का जो टॉप जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से इसके फुट तक की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। देन फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स यहाँ पर हमको AB फाइंड करना है। जो आपका ट्री है ये पूरा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया, ये जो AB है ये क्या है? हमारा ट्री, और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां से ये ब्रेक हुआ है टूटा है, ये पॉइंट है C, और ये जो पार्ट AC था ये यहाँ टच हो रहा है, इस पॉइंट चेंज हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि ब्रोकन पार्ट इज DC? यस मैम। है ना? अब तुमने जब 10-30 लगाओगे तो तुम्हारे पास आएगा BC। अभी सिर्फ BC की वैल्यू आई है, तो यहाँ से काम होगा क्या अभी कंप्लीट? नहीं मैम, फिर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। हाँ, फिर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, और फिर उस हाइपोटेन्यूज को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, उसको हम क्या करेंगे? इस BC में ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द हाइट ऑफ द ट्री। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया बेटा? यस मैम। AC तक क्या हो गया है? A-C। मींस ये जो ब्रोकन पार्ट है यहाँ पर जो था ये AC किसके ऊपर हुआ? A-C के। क्योंकि अगर सपोज करिए हम किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, तो जहां अगर वो ब्रेक हो भी गई है तो यहाँ से ये ट्री स्ट्रेट था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो हमको गिवन क्या है? ये A-B, ये 30 डिग्री का एंगल है, मींस इसके अपोजिट में जो साइड है वो हो जाएगी इसकी ऑपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका बेस या फिर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका बेस या फिर एडजेसेंट साइड, ये हो गई परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट साइड, और ये तो आपका रहेगा हाइपोटेन्यूज। देन अब यहाँ पर आप देखिए आपको इसकी हाइट। अच्छा, as I told you कि we will use 10-30 degree. Other than this, can we use any other trigonometric ratio also to solve this question? यस मैम, कॉट। यस मैम। नहीं, कॉट के अलावा बताओ। कॉट नहीं, कॉट भी कर सकते हो, बट कॉट के अलावा में क्या ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकता है? मैम इसमें मैम क्या मतलब एंगल दूसरा लेके भी कर सकते हैं मैम? Radius find करने। हाँ, एंगल दूसरा लेके कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमको BC भी फाइंड करना है और हियर वी नीड दिस BD आल्सो। तो BD फाइंड करना है और ये BD नहीं, CD फाइंड करना है और BD गिवन है। तो जब CD फाइंड करना है और BD मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज, इससे भी तो तुम इसमें बेस कॉस, नॉट कॉट, कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? कॉस। कॉस। तो यहाँ पर तुम cos 30 भी लगा सकते थे। cos 30 लगा के जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और फिर चाहे तो तुम पाइथागोरस लगा दो, और बिना पाइथागोरस लगाए भी, जैसे एक बार तुमने 10-30 लगाया तो तुम्हें ये परपेंडिकुलर मिल गया, एक बार तुमने cos 30 लगाया तो हाइपोटेन्यूज मिल गया। ऐसे करके भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू यूज पाइथागोरस। और अदरवाइज एक ये थीटा से फाइंड कर लिया और दूसरा पाइथागोरस लगा के कर लिया तो भी कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन? बताओ। यस मैम।
Yes, ma'am. ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास बन रहा है एक राइट ट्राइंगल। इस BCD राइट ट्राइंगल में हमारे पास में DB गिवन है और हमको BC को भी पता करना है और CD को भी पता करना है। तो या हम कुछ भी कर, दोनों में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। अगर हमको हाइपोटेनियस को फाइंड करना है, मींस CD को अगर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है और बेस पता है तो बेस और हाइपोटेनियस भी यूज इन cos थीटा, तो वो लगा के तुम डायरेक्ट हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हो और पाइथागोरस लगा के ये परपेंडिकुलर निकाल लो, या फिर इसमें परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1030 लगा के और क्या कर लो, बेस निकाल, ये परपेंडिकुलर निकाल लो और फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की जो भी वैल्यू आएगी it should be added, then you will get the complete height of the tree. Is it clear? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो, कुछ कंफ्यूजन नो है क्या? मैम। जल्दी से करो, अपने मन से इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी मैं। और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के ही करना है। एक बार 1030 लगाओ, एक बार cos 30 लगाओ। सॉल्व इट। मैम साइन लगा के भी, अच्छा नहीं साइन नहीं लगेगा। साइन, हाँ, अगर तुमने पहले 1030 लगा के परपेंडिकुलर निकाल लिया है तो तुम साइन भी हाँ। लगा सकते हो, क्योंकि हाँ, अब वो तुम्हारे देख पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी तुम्हें निकालना है तो तुम लगा सकते हो। बट अगर बिना परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाले फिर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर दोनों ही अननोन लगेगा। यस मैम। Ma'am, हाउ answer टू is राइट, 8 यू कैन root सी ऑन द स्क्रीन। मैम DC की वैल्यू आ गई 4√3। कितनी? मैम DC की वैल्यू आ गई 4√3 DC की। 4√3 कैसे आई? मैम कॉस लगाने से DC पे। cos BC के लिए क्यों लगाओगे बेटा? अरे मैम गलत कर BC, दिया मैंने कहीं पे मैम, एक मिनट। हाँ, BC के लिए तो तुम्हें परपेंडिकुलर यूज करना पड़ेगा। CD के लिए तुम लगाओगे cos। ये पूरा स्टेटमेंट जरूर लिखना अपनी होमवर्क कॉपी में जब करोगे कि लेट AB बी अ ट्री एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज C, सो ब्रोकन पॉइंट, फ्रॉम ब्रोकन पॉइंट ये AC बिकम्स, ये जो है इस AC को हमने क्या बना दिया, ये टूट के गिरा तो तुमने बनाया उसको D, तो यहाँ ऐसा का ऐसा मत छाप लेना। AC इक्वल्स टू क्या लिखोगे, CD, तुमने D नाम दिया है ना उस पॉइंट को, इसलिए। मैम आंसर 8√3 मीटर। 8√3 किसका आंसर आया बेटा? मैम टोटल हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, यस, 8√3। यस मैम। क्या मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर? मीटर मीटर। करेक्ट है। हैव यू गॉट द आंसर? और लास्ट में फिर प्लस करके लिखना दोनों को, फिर एलसीएम लोगे तो √3 आएगा दोनों के अपॉन में, और 18, 8 + 16 हो जाएगा 24, 24 अपॉन √3, तो 24 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 3 को फिर तुम √3 इंटू √3 लिखोगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बेटा जब भी हमारा आंसर आए और डिनोमिनेटर में अगर सर्ड वाला नंबर, सर्ड मीन्स रूट में कोई नंबर आता है तो वी शुड नॉट स्कीप इट एज इट इज, और जिसको ऐसे है ना, ये ध्यान रखना। वाला नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देते हैं। चाहे तो इस तरह से भी कर तो सकते यहाँ हैं। पर हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं 8 चैप्टर में, उसमें भी हमने कई जगह पर इस तरह का
इस तरह की स्टेप यहाँ पर ली थी। हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ये जो √3 है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसीलिए हमने क्या किया कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तब हम क्या करते हैं, उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जिसको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा हो तो वो तुम रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 24 में ऑप्शन था कि 8 इंटू 3 करके, तो 3 को फिर √3 इंटू √3 लिख के √3 से √3 कैंसिल करते तब भी आ जाता। और इतना डायरेक्टली जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू शुड डू द रेशनलाइजेशन, है ना, ऑफ द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करोगे मतलब क्या है, √3 का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करना नहीं है, √3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा √3 इंटू √3 मतलब कि 3, है ना, और ऊपर आ जाएगा 24 √3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे हम किसको, 24 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 √3 मीटर। दिस इज द टोटल हाइट। अब जल्दबाजी में बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान था, क्या गलती करते हैं कि प्लस नहीं करते, इतना करके ही छोड़ देते हैं, या फिर उसको सुनने से 24/√3 लिख के छोड़ दिया तब भी हाफ मार्क डिडक्ट होगा। सो यू शुड राइट द आंसर इन सिंप्लीफाइड वे। सिर्फ ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में सर्ट्स अवॉइड करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड वी मूव अहेड? Yes, ma'am. तो हमने वही किया, यहाँ पर ये √3 अपॉन में था, देन इसका मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एल, हाँ, सची, रीड द थर्ड क्वेश्चन बेटा। Yes, ma'am. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? What should be the length of the slides in each case? देखो, फर्स्ट इसमें क्या है, स्लाइड बनाना है। तुमने भी खूब बचपन में खूब खेली और अभी तो स्कूल में भी देखते थे, खूब स्लाइडिंग की होगी, खूब मजे किए होंगे। अब स्लाइड का फिगर तो एकदम तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्लाइड में जिसमें हम चढ़ते हैं वो एक चीज एक तरफ, क्योंकि अभी मान लेते हैं उसको वो सीधा है, हालांकि वो जिसपे तुम चढ़ते हो वो लेडर्स भी सीधी इसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी सपोज दैट इज स्ट्रेट, उसकी हाइट क्योंकि ले रहे हैं हम उसके जो स्टेयर्स है उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसकी हाइट को देख रहे हैं। तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हाइट फर्स्ट इसमें कितनी है, 1.5, और उसकी टॉप से स्लाइड ऐसी आएगी। तो स्लाइड तुम्हें फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड मींस व्हाट यू नीड टू फाइंड बेटा, मैम हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज। देखो, ये पूरे ही चैप्टर में बनेगा तो राइट ट्राइंगल है, जब राइट ट्राइंगल बनेगा तो तीन ही चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों में ही क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये हमने जैसे बना दिया है, ये ए बी हो गई हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड, और ये इसके टॉप से ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल, 30 डिग्री। 30 डिग्री, है ना, यस। तो 30 डिग्री का एंगल है। अब हमारे पास में 30, ये बन गया फिगर एबीसी। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now we are moving perpendicular and we need to find hypotenuse. hypotenuse. So which trigonometric ratio give us perpendicular and hypotenuse? Sin 30. Sin 30. Sin theta। तो बस एबीसी में लगा दो sin 30 डिग्री इज, पहले लिखोगे sin थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, फिर लिखो sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आई फर्स्ट स्लाइड की, सॉल्व करो। 3 मीटर। फिर सेकंड के लिए sin 60 लगा दो। इसको प्लेस करेगी
3 मीटर। नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया? हाँ, ये भी लिख देना, फिगर दो अलग अलग ड्रॉ करोगे तो इसमें लिख देना कौन सा फिगर कौन सा शो कर रहा है। फर्स्ट वाला जो है जिसमें हाइट तुमने 1.5 ली है, दैट इज शो, दैट स्लाइड इज मेड फॉर बिलो 5 years एंड दिस वन इज बिगर स्लाइड, तो दिस इज मेड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक किसी का भी लिख दोगे तो दूसरा अंडरस्टूड है। अब इसके लिए हाइट कितनी हो गई? 3 मीटर। एंड व्हाट इज द एंगल इंक्लाइंड बाय इट? इंक्लाइन बोलो या मेड बोलो, उसका मतलब एक ही होता है ना। 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब एक भी प्रोसीजर है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर नोन है एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। बस अगेन यू शुड पुट व्हाट साइन। अब क्या लगा दोगे? 2√3 मीटर आ गया। साइन 60 डिग्री लगाओगे इसमें, है ना। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PQ मीन्स 3/PR। इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ। डू इट फास्ट। 2√3 मीटर। अच्छा, फर्स्ट का कितना आया? मैम फर्स्ट का 3 मीटर्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और इस टाइप के इस चैप्टर से तुम्हें काफी क्वेश्चंस मिलेंगे और केस स्टडी में भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सैंपल पेपर में भी है ना इसमें से केस हाँ स्टडी मैम। में। अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा हुआ सैंपल पेपर का नाम निकला, तो मुझे करनी ही थी तुमसे बात। कितने बच्चों ने सैंपल पेपर अभी तक देखे हैं? ईमानदारी से बताना। वाह, स्ट्रेंथ तो बहुत ही बढ़िया है अपनी क्लास के। जो बच्चे समझ देंगे, देख लेंगे सैंपल पेपर, इट विल बी इजियर फॉर देम, और जो नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत तुम्हारे लिए है। ज्यादा थे। Yes, children. Is it solved? That question is solved? Yes, ma'am. Have you got the answer? इसी Yes, तरह ma'am. next questions है इसके। 3 questions we have solved. How many total questions are there in this exercise? मैम इसमें 16 16 है, तो 3 we did। अब आगे तुमसे जितने आ जाए, जो सिंगल सिंपल ट्रायंगल जिसमें बन रहे हो, that many questions you should solve। फिर जिसमें प्रॉब्लम आएगी करेंगे। 3 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका कंप्लीट एक बार थोड़ा सॉल्यूशन बता देती हूँ मैं, अपने आंसर्स चेक कर लेना। स्क्रीन पे इसको होल्ड कर देती हूँ। स्लाइड रहेगी वो रहेगी 3 मीटर की, और सेकंड केस में जो आपकी स्लाइड रहेगी वो रहेगी 2√3 मीटर की। जैसे तुम्हारा आंसर आया होगा 6/√3, तो 6/√3, तो √3 से रैशनलाइजेशन किया तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये। अब 6/3 है यानी 2 हो गया, तो 2√3 मीटर। और लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना आंसर कि जो स्मॉलर स्लाइड है या जो भी उसको नाम दिया हो, तो स्मॉलर स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर, और जो बिगर स्लाइड है उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर। इतना पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखना है whenever you are solving this type of questions. Is it clear children? ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, ओके।